आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है स्पाइनल कॉर्ड डिजीज और उनमें पड़ने वाले स्ट्रोक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक। एंगल ठीक है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड डिजीज और स्ट्रोक जो है क्या होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले जो है स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर को और सारे सिम्टम्स को मिला के एक परफेक्ट मैप आउट करना पड़ेगा कि किन चीज़ों की वजह से होता है और जो डिजीज होती हैं उन डिजीज की मेजर क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो अगर मेजर मेजर हम क्लासिफिकेशंस उठाएं, तो अगर हम बात करें वैस्कुलर डिजीज की, जो हमारी पहली कैटेगरी है स्पाइनल कॉर्ड डिजीज की, इसमें हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड इंफाक्शन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे स्पाइनल एवीएम या एवीएम। ठीक, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है पीएसएएस। क्या है? पीएसएएस। पीएसएएस का मतलब होता है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। क्या होता है? पोस्टीरियर ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम। ये पूरा आ रहा है, हाँ पूरा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सिंड्रोम और हिमेटोमाइलिया, या हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड हेमरेज। क्या कह सकते हैं? स्पाइनल कॉर्ड हेमरेज। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? हिमेटोमाइलिया कहेंगे। ठीक, सेकंड की बात करें, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज या एक कंबाइंड वजह की बात करें, सेकंड में हम रखेंगे हमारी कंप्रेसिव, जिनके सबसे ज्यादा केसेस डे टू डे लाइफ में आदमी के देखने को मिलता है। ठीक है, कंप्रेसिव में सबसे पहला जो आएगा वो सर्वाइकल के लेवल से अगर देखा जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिक माइलोपैथी। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिक माइलोपैथी। ठीक है, सबसे पहली बीमारी हम ये देखेंगे कंप्रेशन में। सेकंड जो देखेंगे वो हमारे पास डिस्क हर्निएशन के आएंगे, और कंप्रेशन किसकी वजह से हो सकता है? ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंप्रेसिव बीमारी आएंगी जिनकी वजह से हमारा बाकी चीजें हो रही हैं, वो होगा एपिड्यूरल एब्सेस स्लैश हेमाटोमा। ठीक है, एब्सेस की वजह से या तो हेमाटोमा की वजह से। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास इन्फ्लेमेटरी या डीमाइलिनेटिंग है। इन्फ्लेमेटरी या डीमाइलिनेटिंग में हम सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स माइलाइटिस के केस देखेंगे। उसके बाद हम एमएस के केस देखेंगे और न्यूरोमाइलेटिक ऑप्टिका के केस देखेंगे। इतनी सी बात समझ में आई।
ट्रांसवर्स माइलाइटिस, न्यूरोमाइलेक्टिक ऑप्टिका और न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। ठीक है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका और एमएस। एमएस मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इनके देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा हमारा इन्फेक्शियस होगा। इन्फेक्शियस कॉज होगा, ये हमारा वायरल माइलाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शियस है तो बैक्टीरियल भी हो सकता है और उसके साथ साथ पैरासिटिक भी हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आई। ये सिंपल सॉर्टेड से कुछ 4 टाइप के हमने, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा लग रहा है, हाँ, 4 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने समझे। और भी होते हैं, डिजेनरेटिव होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे कि टेथर कॉर्ड हो गया, शायरिया मालफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और सिरिंजोमाइलिया हो गया। ठीक है, ये सब देखने को दिखता है। तो अगर बताइए तो वो भी लिख देते हैं, कोई ऐसा बड़ा मसला है नहीं। चलिए लिख देते हैं, अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो पूरा ही कंप्लीट कर दें। चौथा पांचवा, अगर हम पांचवे की बात करें जो कि डीजेनरेटिव होता है, डीजेनरेटिव होता है, तो इसमें जो है हमारे पास सब अक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन आएगा, एएलएस आएगा। इतनी सी बात समझ में आई। एएलएस एक तरह के मोटर न्यूरॉन डिजीज है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, और हमारे पास लास्ट जो बचा है 6 जो कि स्ट्रक्चरल होता है। स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें तो हमारे पास टेथर कॉर्ड, सिरिंजोमाइलिया, माइलिया और फियारी मालफॉर्मेशन जो हमने बताया था वो लिखिएगा। फियारी मालफॉर्मेशन विद साइरिंग्स। ठीक है, CMS कह सकते हैं, शायरी मालफॉर्मेशन विद साइरिंग्स। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ये जनरल एक मोटी क्लासिफिकेशन या कैटेगरी समझ जाइए, जिसके बेस पे हमने जो है अपना स्पाइनल कॉर्ड डिजीज और स्ट्रोक हम कवर करेंगे। ये एक मोटी मोटी ये एक मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसको ही बेस बनाते हुए हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड डिजीज कवर अप करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था कि कौन कौन से डिजीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इन टोटल अगर हम बात करें एनाटॉमी की ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो एनाटॉमी में हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लेंथ 41 टू 42, या कह सकते हैं ओवरऑल टोटल लेंथ अगर माने तो 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है, कम ज्यादा हो सकती है। ठीक, ये लेंथ जो है हम C1 से, मतलब सर्वाइकल के फर्स्ट से
लेते हैं कहाँ तक, L1 या L2 तक, लंबर वर्टिब्रा तक लेते हैं। ठीक है, ये जहां पे एंड होती है, एंड एज कोनस मेड्यूलैरिस। ठीक है, कोनस मेड्यूलैरिस पे एंड होती हैं। कोनस मेड्यूलैरिस के बाद का हिस्सा जो होता है, उसी के बाद को हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्वाडा इक्विना। इतनी सी बात समझ में आई। तो क्वाडा इक्विना जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट नहीं होती, सिर्फ L1 L2 तक होती है। उसके बाद कोनस मेडुलरिस होती है, कोनस मेडुलरिस क्वाडा इक्विना। क्वाडा इक्विना स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट नहीं होती, सिर्फ नर्व रूट होती है। एक तरह से ये समझिए कि चलिए मिट गया। एक तरह से अगर इसको समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ये आई यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पे सिर्फ नर्व रूट रहती है। ठीक है, ढेर सारी नर्व रूट रहती है। ठीक, इन्हीं के एंडिंग नर्व रूट को क्या कहते हैं, क्वाडा इक्विना कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना सिंपल सॉर्टेड सा। दो मोटी जगहें प्रेजेंट होती हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। जब आप देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड, दो जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। दो जगह जो इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, उसी इनलार्जमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लेक्सस कहेंगे। ये इनलार्जमेंट जो है हमारा, हमको C5 पहला से T1 को देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे अगर आ रही है तो हल्का सा यहाँ पे इनलार्जमेंट आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड में पहला इनलार्जमेंट C5 से T1 तक देखने को मिलता है, ब्रेक, जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। दूसरा इनलार्जमेंट जो है L2 से S3 देखने को मिलता है, जिसे हम लंबोसैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। लंबोसैक्रल प्लेक्सस कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद की बात अगर बात करें तो हमारे पास कुछ कवरिंग होती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो भाई कवरिंग तो होगी। कवरिंग किसकी होती है ये जानना जरूरी है। कवरिंग जो हमारी होती है वो मेनिंजस की कवरिंग होती है, या मेनिंजस की लेयर जो होती है। ठीक है, इसमें सबसे आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो जैसे ब्रेन में होता है, ड्यूरा मैटर पहले, फिर एरेक्नॉइड, और फिर पिया मैटर। तो ड्यूरा, एरेक्नॉइड और पिया का यही चीज रहती। ठीक, अब कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द वर्टिब्रा, बोन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दो स्पेसेस होती हैं। पहली स्पेस की बात करें तो पहली स्पेस जो होगी वो बिटवीन ड्यूरा मैटर और बोन के बीच की होगी। ड्यूरा मैटर और बोन के बीच की होगी। इसी स्पेस को कहेंगे एपिड्यूरल स्पेस। दूसरी स्पेस की बात करें तो ये हमारे एरेक्नॉइड और पिया के बीच की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस। यही सब एरेक्नॉइड स्पेस में आपका CSF होता है। ठीक है, सेम ऐसे ब्रेन के मसले में था। ठीक है, ब्रेन की कवरिंग के हिसाब से था, ये टेढ़ा हो जाता रहे। ठीक, सेम ऐसे ही इसमें है। तो इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सॉर्टेड सी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं समझाई गई है। ठीक, ये एपिड्यूरल स्पेस में CSF होल्ड होता है। वो एपिड्यूरल स्पेस जो होती है ड्यूरा मैटर और बोन के बीच की होती है।
और एरेक्नॉइड और पिया के बीच के सब एरेक्नॉइड होती है जिसमें CSF हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन स्पेस के बीच में अक्सर करके फैट प्रेजेंट होती हैं और वेन्स होती हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फैट और वेन्स होती है। इतनी सी बात समझ में आई। अब हम समझेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, रहे रहे इनकी खत्म हो जाती है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो पहले इंक भर ले, फिर बात आगे बढ़े। पहले में लाल में लाल लगा। हाँ, है पिंक। आह, बहुत बढ़िया तरीके से हमने अपना हाथ सान लिया है इसमें। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर क्रॉस सेक्शन में काटे हम, क्रॉस सेक्शनिंग करें अगर उसकी, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि दो स्ट्रक्चर मिलता है। पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो बटरफ्लाई शेप्ड होता है। यही बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या कंटेन करेगा, ग्रे मैटर। ठीक, हमारा ग्रे मैटर कंटेन करेगा। हमारे ग्रे मैटर में तीन चीजें पाई जाती हैं। ये हमारे ग्रे मैटर में बेसिकली जो है तीन चीजें पाई जाती हैं, जो कि डॉर्सल हॉर्न है, वेंट्रल हॉर्न है और लेटरल हॉर्न है। ये तीन चीजें हमारे किस में पाई जाती हैं, ग्रे मैटर में पाई जाती हैं, जो कि जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, तब हमको जो पहला पार्ट देखने को मिलेगा वो बटरफ्लाई शेप्ड होगा, जिसके अंदर ग्रे मैटर होगा। और ग्रे मैटर हमारा डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल हॉर्न से बना होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो इसी स्ट्रक्चर को कवर करके बनता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लेटरल हॉर्न है, ये अंदर का स्ट्रक्चर है। इसके बाहर के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो वो जो है व्हाइट मैटर कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं द कवरिंग ऑफ ग्रे मैटर इज व्हाइट मैटर which is a myelinated tract, which is a myelinated tract, thick, which is a myelinated tract that consists of posterior, lateral and anterior furnicle. ठीक है, that consists of posterior, lateral
फर्निकुलर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, इसमें पोस्टीरियर होगा, एंटीरियर, ठीक है, इसमें एंटीरियर हो जाएगा, जस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट रहेगा। सेम सेम याद करेंगे तो सेम सेम गलतियां कर देंगे। ठीक है, तो इसमें तीन चीज होती है, पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर फर्निकुलाई होती हैं इस व्हाइट मैटर में। व्हाइट मैटर्स कवर द ग्रे मैटर एंड इट इज द माइलिनेटेड ट्रैक्ट इन विच द पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर फर्निकुलाई इज प्रेजेंट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सॉर्टेड सी। अब अगर हम इन तीनों को समझना चाहें और इन तीनों को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? हम ये समझेंगे कि जो डॉर्सल हॉर्न होता है हमारा, इसको लिखी के समझते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हटा देते हैं, एनाटॉमी भी हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा लिख के समझते हैं, क्या कैसे किस चीज को कंटेन करता है और क्या किस चीज का कैसा काम है। कॉजेज और एनाटॉमी जानना जरूरी है। अगर हम ग्रे मैटर की बात करें, अभी ग्रे मैटर में हमारे पास तीन थे। पोस्टीरियर, तो हमारे पास ग्रे मैटर में तीन चीजें होंगी, डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल, लेटरल, वेंट्रल, DLV। ठीक है, या LDV, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे डॉर्सल हॉर्न की, डॉर्सल हॉर्न में क्या क्या होता है, कैसे चीजें होती हैं। डॉर्सल हॉर्न जो होता है ये सेंसरी इनपुट रिसीव करता है। क्या करता है? सेंसरी इनपुट रिसीव करता है। और इसी में हमारी दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहला रेक्स लैमिना और दूसरा सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा। पेन वाले में अगर पढ़ा होगा आपने तो पेन वाले में ये दोनों चीजें हैं, सब्सटैंशिया जेलेटोनोसा। ठीक, थोड़ा सा स्पेलिंग को माइंड करिएगा। ठीक, ये जिलेटिन लिख सकते हैं, जिलेटिनोसा। ठीक है, ये ठीक है, जिलेटिनोसा। सब्सटैंशिया जिलेटिनोसा जो है वो पेन मॉड्यूलेशन के काम में आता है। यूज करता है एनकेफेलाइन एंड सेरोटोनिन। यूजिंग एनकेफेलाइन एंड सेरोटोनिन टू मॉड्यूलेट पेन। इतनी सी बात समझ में आई। सेंसरी इनपुट रिसीव करेगा डॉर्सल हॉर्न और इसमें रेक्स ग्लैमिनो सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा होता है। सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा हेल्प लेता है एनकेफेलाइन और सेरोटोनिन की टू मॉड्यूलेट पेन। इतनी सी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई। सेकंड की अगर हम बात करें, जो कि हमारे पास लैटरल हॉर्न है, हमारे पास लैटरल हॉर्न है, ये जो होता है वो हमारे दो सेगमेंट ऑफ वर्टिब्रा में रहता है, सिर्फ दो ही में पाया जाता है और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हमारे दो सेगमेंट जो हैं, एक पैरासिम्पेथेटिक होगा, दूसरा सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा। सिंपैथेटिक
प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगा, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होगा। तो सिंपैथेटिक पैरागैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो हमारा T1 से, T1 से नहीं, या T1 से L2 मान सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट T1 सेगमेंट से लेके L2 पे मान सकते हैं। दूसरा S2 से S4 तक रहता है। सिंपैथेटिक T1 से L2, पैरासिम्पैथेटिक S2 से S4। लेटरल हॉर्न जो है वो एब्सेंट होते हैं। किसमें किसमें एब्सेंट होंगे? एब्सेंट किसमें होंगे? सर्वाइकल सेगमेंट में देखो एब्सेंट है, थोरैसिक से शुरू है, और इनका भी कवर अप है बट लोअर लंबर रीजन। लोअर लंबर वर्टिब्रा में एब्सेंट होते हैं, या सेगमेंट्स में एब्सेंट होते हैं, से L3 L4 L5 में नहीं होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड भर कैसे जाता है हमको समझ में नहीं आता, इससे अलग ही हम परेशान हैं। थर्ड की हम बात करें, हमारे पास जो है वेंट्रल हॉर्न है। देखिए पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, हाँ दिख रहा है, काम हो जाएगा। हमारे पास वेंट्रल हॉर्न है, और वेंट्रल हॉर्न जो है इसमें हमारे LMN लोअर मोटर न्यूरॉन के अल्फा मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है। LMN अल्फा मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं जो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को सप्लाई करते हैं, ठीक। तो LMN अल्फा मोटर न्यूरॉन जो होंगे ये आपके सप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को, और जो हमारे अल्फा से याद रखिएगा, अल्फा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल को, गामा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करेंगे इंट्रा फ्यूजल मसल स्पिंडल को। इतनी सी बात समझ में आई। तो जो वेंट्रल हॉर्न है ये अल्फा मोटर न्यूरॉन इसके सप्लाई करेंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को, और गामा मोटर न्यूरॉन जो है वो सप्लाई करेंगे इंट्रा फ्यूजल मसल स्पेंडल्स को, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। गामा मोटर न्यूरॉन सप्लाई इंट्राफ्यूजल मसल स्पेंडल के साथ साथ एक जगह और करेंगे, रेक्स्ड लैमिना पे। कहाँ करेंगे? रेक्स्ड लैमिना पे, फ्रॉम 7 टू आई थिंक 9th या 10th रहता है, ठीक है, जो भी अब इसका रहता है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि ग्रे मैटर में क्या क्या चीजें आ रही हैं। 3 चीजें आ रही हैं, तीनों के अपने अपने काम हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर वाइज अगर इसको समझना चाहें तो भी हम समझ सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है स्ट्रक्चर वाइज समझना। बट
लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए स्ट्रक्चर वाइज नहीं समझते हैं, ठीक है। बट अगर समझने की बात करें तो समझने में ऐसा बहुत बड़ा वो टास्क नहीं ना कि समझना मुश्किल है या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल डॉर्सल हॉर्न की, जो कि सेंसरी इनपुट रिसीव करेगा। तो जब क्रॉस सेक्शनिंग में आप कार्ड ने काटा तो आपको देखने को क्या मिलेगा, चलिए यहीं पे छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ आउट कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे, ठीक है। आपने जो है एक स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको बराबर कर देते हैं। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल सेगमेंट है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम डॉर्सल हॉर्न कहेंगे। ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा ये और बाहर रहेगा, थोड़ा सा बाहर, ठीक है। तो ये ऐसा पार्ट रहता है क्रॉस सेक्शनल अगर देखा जाए, ठीक। तो इसी में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको डॉर्सल हॉर्न कहेंगे हम। सेकंड में जो आता है वो लैटरल हॉर्न होता है। लैटरल हॉर्न का दूसरा नाम इंटरमीडिएट कॉलम भी होता है। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वेंट्रल हॉर्न होता है। तो डॉर्सल लैटरल वेंट्रल, डॉर्सल लैटरल वेंट्रल, ऐसे इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, जिसमें जो डॉर्सल हॉर्न है किसी के टिप की अगर बात करें एकदम, तो यहीं पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा भी पाया जाएगा। बात समझ रहे हैं, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा भी यहीं पे पाया जाएगा। और आपका इसी की क्रॉस सेक्शनिंग अगर करेंगे तो एक थिन स्लाइस है, क्या है, एक थिन स्लाइस है, ठीक। थिन स्लाइस है स्पाइनल कॉर्ड की स्लाइस, उस कॉर्ड को एक स्लाइस करा गया तब ये देखा जा रहा है। तो इसमें अलग अलग तरीके के सप्लाई भी आपको देखने को मिलेगी, कुछ मार्जिनल जोन देखने को मिलेंगे, ठीक, मोटर न्यूक्लियाई भी देखने को मिलेगी, ठीक। तो ऐसे रहता है कि अगर पढ़ते जाएंगे तो बहुत डेप्थ है, मतलब हद से ज्यादा डेप्थ, ठीक है। तो शायद हम 1 घंटा से भी यही पढ़ाएंगे तो यही में निकल जाएगा कि भैया आपके ग्रे मैटर में होता क्या क्या है, इतनी सी बात समझ में आई। अब हम जो है हमारे नेक्स्ट पे चलेंगे, जो कि हमारा वाइट मैटर है। तो वाइट मैटर के ट्रैक्ट में सबसे पहला पोस्टीरियर कॉलम आएगा। पोस्टीरियर कॉलम ही हमारा, जैसे उसमें हम डॉर्सल कह रहे थे इसमें हम पोस्टीरियर कहते हैं, बस पोस्टीरियर कॉलम या पोस्टीरियर फर्निकुलाई जो है वो आएगी। इसमें हमारा दो हिस्सा होता है और ये दोनों हिस्सा जो है मिल के कुछ फंक्शन कराते हैं। पहला फेसिकुलस,
फैसिकुलस क्यूटेनियस और दूसरा हिस्सा फैसिकुलस ग्रेसियालिस। इन दोनों का कंबाइन काम क्या होता है? जो फैसिकुलस ग्रेसियलिस होता है, ये आपकी सप्लाई जो है T6 के नीचे से या तो मिडिल लेग और बिलो T6 वर्टिब्रा के नीचे से सप्लाई देता है। और क्यूटेनियस जो है ये लैटरल देगा प्लस मिडिल लेग था ना, अबव T6 देगा। एक बिलो T6 देता है, एक अबव T6 देता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ये दोनों किस चीज की सप्लाई देते हैं ये समझ लीजिए। तो लैटरल सप्लाई ये देगा और आर्म में भी सप्लाई देगा। ये दिमाग ही नहीं चल रहा आज। मीडियल देगा और लेग में देगा, ठीक है। ये लैटरल देगा और आर्म में देगा और T6 के ऊपर वाली देगा। ये मीडियल देगा और लेग में देगा और T6 के नीचे वाली देगा। ये दोनों जो सप्लाई देते हैं वो सप्लाई हमारी प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और फाइन टच क्या क्या होती हैं? प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, फाइन टच। फाइन टच, ठीक है। ये तीन कैमरे में ही नहीं आता है अक्सर करके, वाह। ये तीन हमारी सप्लाई हमको पोस्टीरियर कॉलम से निकलती हुई दिखेगी, जो कि कंसिस्ट कहाँ से बेसिकली अराइज होगी? फैसिकल क्यूटेनियस और फैसिकल ग्रेसिलिस से। क्यूटेनियस में लेटरल साइड होती है, आर्म होता है और अबव T6 के पार्ट कवर होते हैं। ग्रेसिलिस में मीडियल होता है, T6 के नीचे वाले पार्ट होते हैं। दोनों का काम प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और फाइन टच। लैटरली एक का काम होता है, एक का मीडियली होता है, एक का आर्म में होता है, एक का लेग में होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। पोस्टीरियर समझ गए। सेकंड हमारे पास जो फर्निकुलाई है वो है लेटरल फर्निकुलाई या फर्निकुलस, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लेटरल फर्निकुलस जो है इसमें दो ट्रैक्ट आते हैं। सबसे पहला असेंडिंग और डिसेंडिंग। इतनी सी बात समझ में आई कौन कौन से ट्रैक्ट आएंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसको सिंपल शॉर्टेज में अगर समझना चाहें तो हमारा जो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक होता है ये असेंडिंग होता है। क्या होगा? असेंडिंग होगा। और ये पेन और टेम्परेचर मेंटेन करेगा, या पेन और टेम्परेचर के लिए होता है, ठीक है। पेन और टेम्परेचर मेंटेन क्या करेगा? मेंटेन हीमोस्टैसिस होता है, ठीक है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक जो है ये आपका जो भी पेन, पहली बात तो ये असेंडिंग होता है, ठीक। और ये क्या काम करेगा? असेंडिंग होता है और पेन और टेम्परेचर करेगा।
पता करेगा। ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, फाइन टच वो कर रहे हैं। इनका काम क्या है? पेन और टेम्परेचर बताना। सेकंड, अगर ट्रैक्ट की बात करें हमारे पास, जो कि एक तरह का डिसेंडिंग है, तो यही लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि एक तरह का क्या है? डिसेंडिंग है। और ये जो है वो कैरी करेगा जितने भी आपके मोटर फंक्शंस हैं, वो कैरी करेगा। क्या करेगा? मोटर फंक्शन। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास लास्ट बचता है, जो कि एंटीरियर फर्निकुलस है। जो कि एंटीरियर फर्निकुलस है, और ये आपका दो ट्रैक्ट कवर करेगा। जो लेटरल चल रहे थे वही को आप क्या कर दीजिए? एंटीरियर कर दीजिए। ट्रैक्ट एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। बात समझ गए? तो इन दो ट्रैक्ट को एंटीरियरली मिला के रहेगा, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो आपका होता है वो क्रूड टच प्रेशर के लिए होता है। इतनी सी बात समझ में आई? क्रूड टच प्रेशर के लिए होता है। ठीक, क्रूड टच और प्रेशर के लिए होता है। एंटीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आपकी अनक्रॉस्ड रहती है। क्या रहेगी? अनक्रॉस्ड रहेगी। कहीं से क्रॉस ही नहीं करती है, तो ये ज्यादा किसी का इफेक्ट नहीं डालती। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो सिंपल सिंपल सा ये कहने का मतलब है, जब भी आपको पोस्टीरियर कॉलम की इंजरी होगी तो आपका क्या जाएगा? प्रोप्रियोसेप्शन जाएगा, वाइब्रेशन जाएगा, फाइन टच जाएगा। कैसा जाएगा? इप्सिलेटरल जाएगा। जब आपको लेटरल स्पाइनोथैलेमिक में होगी तो आपका क्या जाएगा? आपका पेन और टेम्परेचर का कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाएगा। पेन और टेम्परेचर आपको पता नहीं चलेगा, लॉस हो जाएगा। जब आपका वेंट्रल हॉर्न में लीजन होगा, जो भी पहले पढ़ाया था, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? फ्लैसिडिटी देखने को मिलेगी, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वेंट्रल हॉर्न जो था वो एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल और इंट्राफ्यूजल मसल स्पिंडल पे सप्लाई दे रहा था। तो इसीलिए वेंट्रल हॉर्न में डैमेज होने की वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा, या मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इंट्राफ्यूजल एक मसल स्पिंडल को सप्लाई नहीं जाएगी, और एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर को ना सप्लाई जाने की वजह से पैरालिसिस और मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगी। अगर लैटरल हॉर्न की बात करें हम, तो इसमें आपको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम जब ही आपको देखने को मिलेगा जब आपकी इंजरी जो है वो T1 के लेवल पे हो। ठीक है, ये बहुत रेयर मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, इसमें पेशेंट को पिटोसिस जो हमने पढ़ा था कि अपर आईलिड को गिरने को पिटोसिस कहते हैं, मियोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब कंडीशन देखने को मिलती है, और ये अक्सर करके सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई को प्रॉब्लम देती है। ठीक है, तो एक रेयर कंडीशन होती है जो आपके फेस को सप्लाई करती है, उसे को हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो हॉर्नर सिंड्रोम में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि पाथवे डिस्टर्ब हो गया है। ठीक, और जो फेस की मसल है, जैसे कि आईलिड हो गई, ठीक है,
और स्वेटिंग हो गई, ये सब आपको एब्सेंट देखने को मिलेगा। ठीक। और प्यूपल साइज बड़ा छोटा देखने को मिलेगा, तो इसी को हॉर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो जब भी लेटरल हॉर्न में लीजन आएगा एट T1 लेवल, तो आपको हॉर्नर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने एक ओवरव्यू ले लिया कौन कौन सी बीमारी हैं, हमने एनाटॉमी समझ ली, स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। ठीक है। हमने ट्रैक्ट समझ लिए, मेजर ट्रैक्ट तो मान सकते हैं कि हमने समझ लिए हैं कि ठीक है, कि डॉर्सल कॉलम में होगा तो क्या होगा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में होगा तो क्या होगा। स्पाइनोथैलेमिक और डॉर्सल जो होती हैं, जैसे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होगी वो आपकी कौन सी होती है, असेंडिंग ट्रैक्ट होती है। और जो डॉर्सल कॉलम होता है वो भी असेंडिंग में आता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। इसी पोस्टीरियर कॉलम को डॉर्सल कॉलम कहा गया है। ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम को ही डॉर्सल कॉलम कहा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। पोस्टीरियर कॉलम का दूसरा नाम डॉर्सल कॉलम हम लिख सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक। तो ये दोनों बंदे जो है एंटीरियर असेंडिंग ट्रैक्ट के हैं, और ये हमारा डिसेंडिंग का है। ठीक है। नहीं, ये डिसेंडिंग का है। ठीक। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होंगी, जो दोनों के एंटीरियर लेटरल दोनों डिसेंडिंग ट्रैक्ट में रहती हैं। ठीक। तो ये बेसिकली आपका पढ़ चुके हैं, लेटरल फर्निकुलस में आती है। ठीक है। कैरी करेगी वॉलेंट्री मोटर कमांड। ठीक। मोटर सारे कमांड कैरी करेगी। और ये अक्सर करके अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है, बट वेंट्रल हॉर्न में जब एलेमेन से सिनेप्सिस होती है तो एलेमेन का सिनेप्स वो बन जाता है। ठीक है। तो इसमें आपको मीडियल आर्म में वीकनेस और ये सब देखने को मिलेगी। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक। तो अह, तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हमारी लैटरल में आती है, लैटरल फर्निकुलस में, या हमारे लैटरल पार्ट में आती है, और कॉर्टिक लैटरल कॉलम में आती है। ये कवर करेगी फ्रॉम मीडियल, ये मीडियल टू लैटरल जाती है। ठीक है। और इसकी सप्लाई जो है सर्वाइकल में आर्म में हो गई, थोरैसिक में हो गई, लंबर में हो गई, सैक्रल में लेग में हो गई। स्पाइनोथैलेमिक की बात करें अगर, स्पाइनोथैलेमिक हमारी जो होती है एंटेरोलैटरल, चलें अगर एंटेरोलैटरल। ठीक है। एंटेरोलैटरल के हिसाब से समझें तो मीडियल से लैटरल भी ये भी जाएगी। ठीक। और इसमें जो है आपके सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल ऐसे नीचे से अफेक्टेड होता है, मतलब ऊपर से नीचे अफेक्टेड होता है। इतनी सी बात समझ गए। अगर हम डॉर्सल कॉलम की बात करें, डॉर्सल कॉलम भी मीडियल से लेटरल चलेगा। ठीक है। सैक्रल, लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, इसका बस सीक्वेंशियल उल्टा हो जाता है। ये सैक्रल से शुरू होता है, नीचे से शुरू होगा और ऊपर तक कवर करेगा। इतनी सी बात समझ गए। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका ये है कि सेंट्रल कॉर्ड का लीजन जैसे कि ट्यूमर वगैरह हो गया, और जो भी सेंट्रल फाइबर हैं वो पहले अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। जैसे सर्वाइकल आर्म, और सैक्रल फाइबर जो है वो स्टार्टिंग में तो छूट जाता है, बट बाद में जब सेंट्रल लीजन बन जाता है तो वहां पे मसला आने लगता है। ठीक। अब हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम इसके बाद जो है इसमें भूख लग रही है बहुत जोर से, हमको बहुत जोर से भूख लग रही है। ब्लड सप्लाई समझेंगे। ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलेंगे तो धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। सबसे पहली अगर बात करें हमारे पास, तो ए से होती है जो कि हम पढ़ा चुके हैं, जिसका नाम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है। ठीक है। इस एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ये एक सिंगल वेसल होती है, सप्लाई करेगी ये सप्लाई कहाँ कहाँ करेगी,
एंटीरियर 2/3 में करेगी स्पाइनल कॉर्ड के। एंटीरियर 2/3 में कौन कौन सा पार्ट आता है? सबसे पहला हमारा आता है वेंट्रल हॉर्न, अभी हमने पढ़ा ना वेंट्रल हॉर्न, स्पाइनोथैलेमिक और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक, तो एंटीरियर 2/3 में सप्लाई करेगी ए से, ठीक है। और इसमें वेंट्रल हॉर्न, स्पाइनोथैलेमिक और कॉर्टिको स्पाइनल कवर होते हैं। ये पोस्टीरियर कॉलम के लिए नहीं होती, सिर्फ एंटीरियर 2/3 को ही करेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। और ये बनती अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी दो वर्टिब्रल आर्टरी से मिलकर बनती है। दो वर्टिब्रल आर्टरी जब मिलती हैं तो उसी से एक एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी हमारी बनती है। इतनी सी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि इसमें अक्सर करके आपको स्ट्रोक के चांसेस, इशीमिया होने के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? ये दो से जब एक में होती है तो सिंगल वेसल की वजह से, सिंगल मिड लाइन वेसल अगर इसमें ब्लॉकेज आता है तो इशीमिया, इशीमिक स्ट्रोक के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, ठीक है। इशीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सेकंड अगर बात करें हम, तो हमारे पास ए से हम पढ़ चुके हैं, पी से है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ये हमारी मेन सप्लाई जो है पोस्टीरियर 1/3 को देगी। किसको देगी? पोस्टीरियर 1/3 को देगी। पोस्टीरियर 1/3 को ये सप्लाई देगी। और इसी पोस्टीरियर 1/3 में हमारा जो पोस्टीरियर कॉलम या जिसे हम डॉर्सल कॉलम कहते हैं वो आता है, ठीक है। ये सिंगल वेसल अगर होती है, जैसे ये सिंगल वेसल होती है तो ये डबल होती है। क्या होती है? डबल वेसल होती है इसमें। तो ये ज्यादा प्रोटेक्टेड होती है और इसीलिए आपको पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी के सिंड्रोम देखने को बहुत रेयर चांस में देखने को मिलते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब जो थर्ड है, थोड़ा सा उसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, आर्टरी ऑफ एडम काय विक्स, ठीक। सही था, सही था, सही करके गलत कर दिया। आर्टरी ऑफ एडम काइविज, तीसरी आर्टरी जो हमारे पास ब्लड सप्लाई के लिए है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये मोस्ट कॉमनली आपको T10 के लेवल पे देखने को मिलती है। किसके लेवल पे? T10 के लेवल पे देखने को मिलती है। और 80% ये लेफ्ट साइड में होती है। लेफ्ट साइड होती है। तो जब लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है, तो जब कोई सर्जरी ऐसी जो लेफ्ट साइड में हो रही है, जैसे हार्ट की सर्जरी हो गई, जैसे हार्ट की सर्जरी हो गई, तो हार्ट में अगर बात करें, जैसे एओटिक सर्जरी हो गई, हार्ट की एओटिक सर्जरी के टाइम पे पेशेंट में अक्सर करके ये डैमेज हो जाती है।
तो उन पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, पैराप्लीजिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होगी, मोस्ट कॉमनली T10 पे रहती है। ठीक है, और इसका लेवल जो होता है T9 से T12 तक होता है, मोस्ट कॉमनली T10 पे देखी जाती है। लेफ्ट साइड 80% लेफ्ट साइड ही रहती है। और किसी की अगर एओटिक सर्जरी हुई है, एओटिक सर्जरी हुई है हार्ट की, तो उस पेशेंट में अक्सर करके पैराप्लीजिया देखने को मिल जाता है। इतनी सी बात समझ में आई, कुछ यही सिंपल थॉटेड से पॉइंट्स। आज हुआ एक चीज कि आज एक डॉक्टर थे आईसीयू में, तो अब उन्होंने जो है सीटी देख के, पुराना सीटी देख के पेशेंट को ये कहा कि, पेशेंट क्या कहा, आईसीयू था, तो मैंने पूछा कि पेशेंट को क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इनको थैलेमिक इन्फेक्ट है, इन्फाक्ट है। तो मैंने कहा अच्छा, थैलेमिक इन्फाक्ट है। तो एक जूनियर मेरा फिजियोथेरेपी करा रहा था उसी पेशेंट को, तो उनको दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि थैलेमिक, अगर थैलेमिक इन्फाक्ट आपने डायग्नोज किया है, तो थैलेमिक इन्फाक्ट और वाटरशेड एरिया, वाटरशेड एरिया इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बॉर्डर जोन के एरियाज होते हैं उनको वाटरशेड कहते हैं। ठीक है, तो उनसे ऐसे ही बोला मैंने कि इनको तो फिर थैलेमिक पेन सिंड्रोम भी दिखेगा। तो कह रहे मैंने तो इतना पढ़ा नहीं ना। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा पढ़ा करिए, फिजियोथेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट है कि पढ़ लिया करिए। मतलब बहुत जलालत की बात है, जलील होने वाली बात है। इवन जहां मैं भी हूं अभी करंटली, तो वहां बड़े बड़ों को नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं, और सर पेशेंट बढ़ा दिए, सर पेशेंट बढ़ा दिए, मतलब कंसल्टेंट से आके कह रहे हो तुम पेशेंट बढ़ा दो। यार तुम खुद खुद से भी तो सजेस्ट करो, एलआरटीएस का पेशेंट आया है, ठीक है, तुम जिसको जो दिक्कत है वो दिक्कत क्योर नहीं कर रहे हो, अंडर संडे चीजें करा रहे हो, हाथ पैर हिला के चले आ रहे हो। ठीक है, तो यही चीजें हैं। जब तुम पढ़े रहोगे तो कम से कम तुमको कुछ बोलने को तो रहेगा। वो डॉक्टर थे भाई, वो जेन्युइन मतलब आईसीयू इंचार्ज था। और उसको मैंने जब थैलेमिक पेन सिंड्रोम के बारे में बताया, तो वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा नहीं ना। ठीक है, तो उस वजह से वो अब मेरे कोई भी चीज़ों को गलत नहीं कहेगा। वो मुझसे इवन आज शाम में, सुबह मैंने ये चीज़ कही थी, शाम में मुझसे सजेशन भी मांगा था एक पेशेंट के लिए। तो मैंने मना कर दिया था, उसको रीज़न भी बताया था क्यों, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ उस चीज़ को। जो चीज़ जेन्युइन करानी है वो कराइए, जो चीज़ नहीं करानी है उस चीज़ को फालतू पुश मत करिए। तो इसीलिए खराब लगता है, मतलब बच्चों को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है कि एक तो कोई पढ़ता नहीं ना, सब वही डिप्लोमा वाले भर गए, इतने कचड़ा बच्चे, इतने कचड़ा बच्चे, वैसे ही तो ये वीडियो देख भी नहीं पाएंगे डिप्लोमा वाले। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बात। एक बार मैंने बोल भी दिया तो बड़ा बुरा लग गया, "अरे सर ये हो तो यार, एक तो डिप्लोमा कर रहे हो उसमें तुम पढ़ नहीं रहे हो, उसमें तुम बैचलर्स वालों की सैलरी खा रहे हो, उसमें तुम बैचलर्स वालों का स्कोप ऑफ फील्ड खा रहे हो, तुम बदनाम भी बैचलर्स वाले को कर रहे हो, जो 4.5 साल लगा के पढ़ रहा है उसको भी बदनामी मिल रही है, उनको मालिश वाले कह दे रहे हैं, किसकी वजह से, बैचलर्स की वजह से। इतने फुद्दू हैं, इतने फुद्दू हैं ये लोग कि क्या बताया जाए। ठीक है, बैचलर्स का भी यही हाल है, बहुत अच्छा हाल नहीं ना, बैचलर्स का भी यही हाल है, बैचलर्स भी वही पेस पे हैं, धीरे धीरे करके वो भी वही पेस पे आ जाएंगे, कोई मसला नहीं ना। डिप्लोमा तो होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बंद कर दें डिप्लोमा तो ज़्यादा अच्छा है। बट अपना अपना सजेशन है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक सिंपल थॉटेड से यही बता रहा था, तो मुझे वहाँ पे खराब लगा, बहुत खराब लगता है, अस्पतालों में देखता हूँ बहुत खराब लगता है। आप पढ़े लिखे हो, आपको अच्छे से पढ़ाई लिखाई आती है, आपको चीज़ें रटी हुई हैं, तो आप क्लिनिकल में डरोगे नहीं। अब यहाँ हमारे सर ही ये बात कह रहे हैं कि जाओ
कंसल्टेंट से बोलो कि पेशेंट लिखें। अरे भैया तुम ऐसा कुछ बनो कि तुम कंसल्टेंट से कहो ना कि सर ये पेशेंट को ये फिजियोथेरेपी करानी है, ये चीज कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। तुम्हारे तड़ ही नहीं ना ये कहने की, तो तुम पेशेंट कहाँ से बना पाओगे हॉस्पिटल में? तो सिंपल सॉर्टेड सी बात ये है। तो इसको लोग एग्जैजरेट बहुत कर देते हैं, इसकी चीजें बहुत अलग चलने लगती हैं, हमको समझ में नहीं आता है। ठीक। अब सिर्फ मेरी कुछ पढ़ाई की वजह से अब पूरे आईसीयू में जो इंचार्ज है, इंचार्ज ही को मैंने जब ये बात बोली, डॉक्टर जो इंचार्ज है, जब मैंने ये बात उसी को बोल दी सिंपल सॉर्टेड, तो भाई वो हमसे खुद सजेशन ले रहा। आज शामी की बात हो गई, खुद सजेशन ले रहा, आता है खुद बात करेगा। आपकी रिस्पेक्ट खुद बढ़ेगी ना। आप चीजें कहेंगे नहीं इस पेशेंट को कराना है, इस पेशेंट को नहीं कराना है, इस पेशेंट को ऐसे कराना है, इस पेशेंट को ये। आप पढ़िए तो, पढ़ना लिखना है नहीं कुछ, सिर्फ दिमागदारी। ऐसे पेशेंट बना ले तो वैसे गधा बना दे, वैसे बेवकूफ बना दे पेशेंट को। फिजियोथेरेपी सच बताऊं तो अगर 70-75%, 70 से सिर्फ बेवकूफ बनाने का क्या है, सिंपल सॉर्टेड सी बात कह रहा हूँ, बेवकूफ बनाने का तरीका है फिजियोथेरेपी। कितना अच्छा बेवकूफ बना ले रहे हो उतने ज्यादा पेशेंट है तुम्हारे, कितना झूठ बोल ले रहे हो तुम्हारे पास उतने ज्यादा पेशेंट है। साफ सीधी सी बात, एकदम सीधी सिंपल सॉर्टेड सी बात है, कितना बेवकूफ तुम बना पा रहे हो किसी को। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, कम से कम पढ़ा करो। नहीं पढ़ोगे तो फिर एकदम वो चीजें खराब हो जाएंगी, फील्ड ऐसे ही खराब है। तुमको इवन नेफ्रो की एक डॉक्टर आई, सामने का केस है मेरे, वो पता है क्या कह रही है, सामने की बात, कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट को और किसी फिजियोथेरेपिस्ट मालिश वाले को बुला लेना। भाई ये हो तुम मालिश वाले, करो ऐसी हरकत, यही रहोगे, करो। हमको तो कोई मुंह पे नहीं कह सकता कि मालिश वाले, पकड़ के घसीट दे हम लंबी सी लाइन। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं, जवाब देने के लिए चीजें रहती हैं, सजेशन देने के लिए चीजें रहती हैं, पेशेंट बनाने के लिए चीजें रहती हैं। जब तुम्हारे पास रहेंगी जेन्युइन चीजें, रहेंगी जेन्युइन कॉज रहेगा पेशेंट को कुछ कराने के लिए, तुम खुलेआम कराओगे। तुम क्यों डरोगे किसी डॉक्टर से, किसी कंसल्टेंट से भीख का मांगोगे कि हमें पेशेंट लिखवा दो, हमें पेशेंट लिखवा दो? फालतू की चीजें। तो ये तुम्हारी औकात है भाई, मालिश वाला इंसान कह रहा है तुमको, तुम खुद पढ़ना लिखना है नहीं, बस वही हाथ पैर हिलाना। जो क्लिनिकल में है, हॉस्पिटल जाके आईसीयू में हाथ पैर हिला रहा है, नहीं जान रहा क्यों हिला रहा हाथ पैर, नहीं जान रहा। आज वो पेशेंट को अगर नहीं बताते कि उसको थैलेमिक पेन सिंड्रोम है, तो ये लोग समझते हैं नाटक कर रहा है, उसको दर्द का नाटक हो रहा है। तो सबसे बड़ी कमी यही है, हम लोगों की यही कमी है कि हम लोग समझते ही नहीं ना कि उस, भैया समझो जब पढ़ोगे अच्छा, पेशेंट देख के भी नहीं पढ़ते हैं कि देख लिया पेशेंट, अब कम से कम किताब खोल के पलट लें, 4 पन्ना पलट लें कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा कोई पूछे तो बता सके। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक। इवन ये इनकी बहुत से की तो इतनी भी हैसियत नहीं ना कि ये डिफरेंस बता दें कि आईएफटी और टेंस अलग अलग क्यों है, और अगर किसी ने किसी को आईएफटी लगा दिया और किसी ने किसी को टेंस लगा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं ना। तो आज बहस इसी पे थी। एक पेशेंट आया, अरे उसने आईएफटी लिख दिया डॉक्टर ने, ठीक है आईएफटी, अब डॉक्टर को आईएफटी ये पता है, आईएफटी भी पेन के लिए है, टेंस भी पेन के लिए है, पता दोनों को है कि दोनों पेन के लिए, पेन ही के लिए लगवाना है। अब आईएफटी खाली नहीं थी उस जगह, उस किसी ने टेंस लगा दी, तो बहस हो गई, अरे भैया आईएफटी खाली नहीं है, टेंस थी ये हो। ठीक। अब तुमको ये पता होता कि दोनों पेन के लिए हो, पेन के लिए ही लग रही है, तो तुम अपने आप को कहने से अच्छा पेशेंट को समझाते या डॉक्टर से कहते कि सर आईएफटी और टेंस सेम ही चीज होती है वो। पर तुम खुद ही कह रहे, अरे उन्होंने जो लिखा है वही तुमको कराना है, उसके आगे एक चीज नहीं कराना। अरे यार सोचो तो तुम, सोचो तो, इतने गधे बच्चे, इतने गधे बच्चे, इतने गधे बच्चे हैं प्लूरल एफ्यूजन के पेशेंट में, बेहतरीन उसको ठोक पीट के उसका चेस्ट पीटी कराए हैं। चेस्ट पीटी में सिर्फ दो ही चीज नहीं होती, पहली बात वाइब्रेशन और परकशन ही नहीं होता है कि वाइब्रेटर लगा दिए, परकस कर दिया आपने, शेकिंग कर दिया, ठीक है। चेस्ट पीटी में पहली बात तो ये दो चीजें नहीं होती हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं आप, डायफ्रामेटिक पब्लिक ब्रीथिंग, ये सब सब करा सकते हैं, ठीक है, ये सब कराइए, ये सब से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा।
बट इतने गधे बच्चे हैं कि प्लूरल एफ्यूजन के पेशेंट, और उसको प्लूरल एफ्यूजन है, 6 दिन से उसका चेस्ट हो रहा है। प्लूरल एफ्यूजन के साथ साथ उसको इन्फार्क्ट भी था। ठीक है, इन्फार्क्ट भी था, मतलब उसमें फ्रंटल रिलीज साइन देखा जा रहा था। ये वो लोग ऐसे नहीं कर पाए। जब हम छुट्टी से वापस आए देखा तो ये चल रहा है, 4 5 6 दिन से चले पड़ा हुआ है चेस्ट पीटी। अब हम कहे यार चेस्ट पीटी चल रहा है, क्यों चल रहा है इनका चेस्ट पीटी? पढ़ा फाइल तो ये तो हाल है, ना इनको फाइल पढ़ना है ना इनको पढ़ाई करनी है। आ जाएंगे ऐठन, इतनी इतनी ऐठन, इतनी ऐठन, अच्छा जितना जाहिल आदमी उतनी ज्यादा ऐठन। पता नहीं हमको ऐसे लगने लगा है। और सबसे बुरी बात, इन लोगों को पढ़ाओ या बताओ तो बहुत बड़े नेता हैं, खुद भी नहीं सुनेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो आप लोगों को 5 6 मिनट वेस्ट करने के लिए सॉरी। ठीक है, सॉरी उसके लिए। बट ये सच्चाई है इस फील्ड की, ये सच्चाई है। भाई पढ़ोगे, थोड़ा सा जानोगे चीजें, तुम सब कर ले जाओगे। हम नहीं कर पा रहे, नहीं है हमारी, हमारा हो सकता है लक अभी नहीं आ रहा है, तुम्हारा हो सकता है हो लक, तो तुम करो अपना मैक्सिमम एफर्ट डालो उस चीज में। हमारा नहीं है ना यार, तुम्हारा हो सकता है हो। सबका अपना अपना लक अपने अपने टाइम पे चलता है, हमारा भी नहीं चल रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं ना कि हम बेवकूफ बनाएं, झूठ बोलें पेशेंट से। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा 5 ही 2 रुपए होता है और उससे कम बहुत जरूरी है, ऐसे करा नहीं है जरूरी, नहीं है जरूरी, फालतू की बातें। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई।